डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पीएल अकेडमी। पहला क्वेश्चन है, उच्च तापमान पर ऑक्जेलिक अम्ल के साथ अम्लीकृत पोटेशियम परमैंगनेट की अभिक्रिया में बना स्वयं उत्प्रेरक है। ऑप्शन देख लीजिए क्या रखें, MnSO4, MnO2, MnSO3, Mn2O3। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, लगभग 20 क्वेश्चन कराऊंगा, ये सारे रिपीटेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेंगे। इसे ही देख लीजिए, टीजीटी केमिस्ट्री में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 का। बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, तो इसमें देखते हैं कौन सा आंसर होगा। कंप्लीट करते हैं पहले इस रिएक्शन को। देखिएगा जरा, 2 KMnO4 प्लस ऑक्जेलिक होता है COOH, ऑक्जेलिक एसिड COOH। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 मॉलिक्यूल ले लेते हैं इसके, 5H2C2O4 प्लस अम्लीकृत कराना है तो एक अम्ल लेना पड़ेगा, सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, 3 मॉलिक्यूल इसके ले लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या बनने वाला है। तो मोस्ट ऑफ द पोटेशियम सल्फेट निकलेगा, K2SO4 प्लस कार्बन मॉलिक्यूल तो निकलेंगे ही निकलेंगे, वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे। देखते हैं क्या बच जाएगा, MnSO4 देखो ऑप्शन में दे रखा है MnSO4, तो आंसर हमारा ए वाला सही हो जाएगा, MnSO4। देख लीजिए, उत्प्रेरक होते क्या हैं? उत्प्रेरक होते हैं जो अभिक्रिया में कंप्लीट इस एरो पर लिखे होते हैं। अपने यहाँ लिखे हुए देखेंगे इस एरो पर, यहाँ देखा होगा HCl, कभी H2SO4, कभी KCl देखा होगा। ये सभी उत्प्रेरक कहलाते हैं, कैटलिस्ट। ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन कुछ रिएक्शन सब ऐसी भी हैं जिनमें ये भाग भी लेते हैं, देखे गए हैं भाग लेते हुए। होते क्या है असल में, क्या काम होता है इनका? अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना अथवा घटाना, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहना, ये काम उत्प्रेरक का होता है। तो यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा MnSO4, आंसर ए। डियर स्टूडेंट, मैं आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में डेली कराऊंगा, लगभग डेली 20 क्वेश्चन कराऊंगा। हमारे पास 50 दिन है, तो आप लगा लीजिए लगभग समथिंग 1000 क्वेश्चन मुझे कराने हैं। 1000 क्वेश्चन में लगभग 25 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इसलिए आप डेली इस प्रैक्टिस सेट को आकर यहाँ सॉल्व कीजिएगा। डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैलोजन इज, सर्वाधिक विद्युत धनात्मक हैलोजन है। देख लीजिए, ये भी टीजीटी केमिस्ट्री 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे FCl, Br, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आवर्त सारणी में जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो विद्युत धनात्मकता का मान बढ़ता है, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मान बढ़ेगा। तो ये किस तरीके से लिखे होंगे? ये 7th आवर्त में लिखे होंगे, 7th आवर्त में लिखे होंगे, या 17वां आवर्त बोलते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इस तरीके से लिखे होंगे, यानी ऊपर से नीचे जाएंगे तो मान बढ़ेगा, यानी आयोडीन। आयोडीन का जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो आयोडीन नंबर डी पर है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो। आवर्त सारणी में जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मान बढ़ता है, और किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, ठीक है,
किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो मान घटेगा और ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा। इस बात को हम ध्यान से समझ लेंगे तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जिसका आयनिक लक्षण सर्वाधिक है वह है। Among the following, the one which has maximum ionic character is। ऑप्शन है NaCl, KCl, LiCl, CSCl। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन ये भी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो पहले समझ लो आयनिक लक्षण को कैसे पता करते हैं, क्या होता है, क्या मैटर है, कहाँ निर्भर करते हैं आयनिक लक्षण। तो आप समझें कि यौगिक का आयनिक लक्षण उसके आवेश और आकार पर डिपेंड करता है। ये बात समझ लो, किसी भी यौगिक का आयनिक कैरेक्टर कहाँ जो है करेगा डिपेंड, उसके आवेश पर और उसके आकार पर करेगा। तो हमें पता कर लेना चाहिए सबसे पहले जो आकार होगा वो कैसे क्या किसका क्या क्या होगा। तो देखें यहाँ एक है NaCl, दूसरा दे रखा है इन्होंने KCl, फिर अगला दे रखा है RbCl, रुबिडियम Cl, ठीक है। फिर अगला दे रखा है सीजियम Cl, नहीं रुबिडियम Cl नहीं दे रखा है, रुबिडियम Cl की जगह इन्होंने दे रखा है लिथियम Cl, लिथियम क्लोराइड। तो पहले सोडियम क्लोराइड, फिर पोटेशियम क्लोराइड, फिर लिथियम, फिर जो है सीजियम। तो इन्होंने सीधे सीधे अरेंजमेंट में लगा देंगे। अगर इन्हें बड़े छोटे पर डिपेंड करेंगे, अगर इन्हें दर्शाएंगे तो इस तरीके से दिखा देंगे, ठीक है। इसका मतलब सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, उसके बाद सीजियम क्लोराइड। इन्होंने पूछा है सर्वाधिक आयनिक लक्षण, तो आंसर हमारा जो है सर्वाधिक वाला ये हो जाएगा CSCl, आंसर हो जाएगा सीजियम क्लोराइड। तो सीजियम क्लोराइड कहाँ है, डी पर है, तो आंसर डी सही हो जाएगा। फिर से समझ लो, किसी भी यौगिक के आयनिक लक्षण उसके आवेश और आकार पर डिपेंड करते हैं, इसलिए इस अरेंजमेंट में इसे लगा लेंगे और लगाने के बाद देखेंगे कि सर्वाधिक जो पूछा है वो CS का होगा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में देखे तो सीजियम क्लोराइड हमारा जो है सही क्वेश्चन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और सही आंसर हमारा कहाँ है, डी पर है, तो डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोलाइडी बिलियनों A, B एवं C के लिए स्वर्ण संख्या गोल्ड नंबर 0.1, 2.5 एवं 20 है तो इन कोलाइडी बिलियनों की रक्षा शक्ति का सही क्रम होगा। देख लीजिए, प्रोटेक्टिव पावर्स के बारे में पूछा है। रक्षा शक्ति और स्वर्ण संख्या में क्या संबंध होता है पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो यहाँ समझो, किसी कोलाइडी बिलियन के लिए गोल्ड नंबर का मान जितना अधिक होता है, ध्यान से समझना, किसी कोलाइडी बिलियन के लिए गोल्ड नंबर का मान जितना अधिक होता है, इस कोलाइडी बिलियन की रक्षा शक्ति उतनी ही कम होती है। बात समझ में आ रही है? यानी जिसका गोल्ड नंबर जितना ज़्यादा होगा उसकी प्रोटेक्टिव पावर उतनी ही कम होगी। तो कहते हैं हम अरेंजमेंट में अगर लगाए हैं, इन्होंने ABC के हिसाब से दे रखा है, इन्होंने A दे रखा है, देखिएगा बच्चों, इन्होंने A दे रखा है 0.1, B दे रखा है 2.5, C दे रखा है 20। चलो ये तो हमारा बढ़ता हुआ क्रम रख गया, ठीक है। ABC के हिसाब से ये गोल्ड नंबर हो गया, ये है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये है। इन्होंने पूछा क्या है, रक्षा शक्ति का सही क्रम क्या होगा। यानी जितना ज़्यादा गोल्ड नंबर होगा उतनी कम रक्षा शक्ति होगी। यानी इसकी सबसे कम होगी, फिर इसकी उससे कम, फिर इसकी उससे। तो इसका मतलब सही लगे हुए हैं। तो A, B और C इस तरीके से ऑर्डर इनका
फिक्स हो जाएगा। इस तरीके से ऑर्डर हमारा कौन सा ऑप्शन मुझे रखा है, ए बी सी, ऑप्शन नंबर बी, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब एल्यूमिना को कार्बन के साथ नाइट्रोजन वातावरण में गर्म किया जाता है तब बनने वाला उत्पाद है। When alumina is heated with carbon in nitrogen atmosphere, the product are। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसे समझ लो पहले। पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है हमारा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो देख लेते हैं क्या क्या होने वाला है। इन्होंने पूछा है एल्यूमिना को कार्बन के साथ, तो एल्यूमिना क्या है, ऑक्सीजन और एल्युमिनियम का मिक्सचर एल्यूमिना होता है। तो देखो ये हो जाएगा Al2O3 कार्बन के साथ, तो कार्बन प्लस नाइट्रोजन भी बता रखा है इन्होंने, तो नाइट्रोजन हीट करेंगे तो सीधी बात है Al निकलेगा 2Al प्लस, अब कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगा, ये निकल रहा है 2Al, कहाँ है ये Al और CO का मिक्सचर। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वैसे इस तरीके से हम हीट करेंगे, बात को समझ लो। एल्यूमिना को कार्बन और नाइट्रोजन के साथ हीट कर दिया तो ये प्रोडक्ट हमें मिलने वाले हैं। ये प्रोडक्ट यानी Al प्लस CO ये मिलेगा। ये प्रोडक्ट हमारे ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न यौगिकों के स्थायित्व का घटने का इनमें से सही क्रम कौन सा है। ये भी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी बहुत जरूरी है। यानी साइक्लोएल्केन है ये सारे। एल्केन क्या होते हैं समझ रहे हो, इसमें एक एल्कीन भी है। जिन कार्बनिक यौगिक में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, अगर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो एन से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल बॉन्ड पाया जाता है तो एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड तो बाई एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एल्केन हो जाते हैं, ये एल्कीन हो जाते हैं, एल्काइन हो जाते हैं। किसी भी एल्काइल समूह में, ठीक है, किसी भी एल्काइल समूह में कोई भी हैलोजन जुड़ जाता है और बॉन्ड फॉर्मेशन इस ऑर्डर में होते हैं, तो उसी से एल्किल, एल्काइल और एल्केन बनते हैं। तो उन्होंने पूछा है इन यौगिकों में सबसे ज़्यादा स्थायित्व कौन सा है, यानी उनका क्रम पूछा हुआ है। तो सीधी सी बात है, बेरेस्टर ने बताया है कि साइक्लोएल्केन में बंध क्षमता, बॉन्ड स्ट्रेंथ साइक्लोएल्किन से अधिक होती है। यानी सबसे बड़ी बात क्या है हो गई यहाँ, सबसे बड़ी बात हो गई कि यहाँ एक एल्किन दे रखा है ना, और बाकी सारे जो है एल्केन दे रखे हैं। इसमें डबल बॉन्ड है तो ये जो एल्किन हो गया। और बेयरस्टेन ने हमें बताया है कि एल्केन में बंध क्षमता एल्किन से अधिक होगा, तो साफ सी बात है सबसे कम जो होगा वो एल्किन होगा। तो सबसे कम यानी सेकंड नंबर पर जो आए, जो सबसे पीछे होगा सेकंड वाला होना चाहिए। ये जो ट्रिंगल फॉर्म में बना हुआ है ये होना चाहिए, एल्किन होना चाहिए। तो ये किस ऑप्शन में है, ये तो कट जाएगा, ए कट गया, बी कट जाएगा, डी भी कट जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा यहाँ। क्योंकि ये बनेगा इस तरीके से, सबसे पहले ये आ जाएगा ऑर्डर में, फिर ये आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद ऑर्डर में आ जाएगा ये वाला, फिर उसके बाद ऑर्डर में ये आएगा। क्योंकि सबसे कम एल्कीन का होता है तो एल्कीन सबसे पीछे आएगा, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी है, तो सी ऑप्शन जो है सबसे ज़्यादा करेक्ट फिट बैठेगा यहाँ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैलिसिलिक अम्ल की एसिटिक एनहाइड्राइड से, सैलिसिलिक अम्ल की एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया होने पर निम्न में से क्या प्राप्त होता है। सैलिसिलिक एसिड रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग। सैलिसिलिक एसिड, तो पहले तो सैलिसिलिक एसिड इस तरीके से डिजाइन कर लेते हैं। चलो
बेंजीन हो गया ये, एक OH यहाँ लगा देते हैं और यहाँ डबल बॉन्ड होगा बेटा, ये हो जाएगा। यानी बेंजीन रिंग से एल्कोहल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक समूह जब जुड़ जाएगा तो सैलिसिलिक एसिड मिलेगा हमें। किसके साथ इन्होंने किया है, किसके साथ बता रहे हैं ये, अगला बता रहे हैं ये एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करा रहे हैं। तो एसिटिक एनहाइड्राइड होगा CH3CO और C और CH3। या तो ऐसे लिख लें इसे, या ऐसे लिख लें, देखो यहाँ, या तो ऐसे लिख लें या ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3COO और CH3COO, या ऐसे भी लिख सकते हैं वो एसिटिक एनहाइड्राइड। तो प्रोडक्ट हमारा बनेगा, बेंजीन रिंग तो आ ही जाएगा। उन्होंने कहा क्या है, सैलिसिलिक में एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया होने पर क्या प्राप्त होता है। चलो ठीक है, बेंजीन रिंग से कार्बोक्सिलिक एसिड निकल जाएगा और यहाँ जो पूरा का पूरा प्रोडक्ट आ जाएगा, ये वाला OCO CH3 और ये बैलेंसिंग करेंगे 6O और ये 3, तो यहाँ निकल के आएगा 2 एल्किल समूह बच रहे हैं CH3 तो सीधी सी बात है एसीटोन निकल गया CH3CO CH3, ये हमारा बच जाएगा CH3CO CH3। और इस प्रोडक्ट का नाम जो होगा, ये प्रोडक्ट हमारा जो बना है इसे बोलेंगे एस्प्रिन। इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। एस्प्रिन इसमें बी ऑप्शन में दे रखा है, तो हमारा आंसर जो है बी सही हो जाएगा। मस्टर्ड ऑयल होगा नहीं, वो अलग रिएक्शन करता है मस्टर्ड ऑयल, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एस्प्रिन वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पनडुब्बियों जैसे बंद निकायों में CO2 से क्रिया करके O2 देने वाला निम्न में कौन है। पनडुब्बियों जैसे बंद निकायों में CO2 से क्रिया करके O2 देने वाला निम्न में कौन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी में पूछा गया है। इनका सीधे सीधे कहना है, जो पनडुब्बियाँ होती हैं यानी बंद जो एरिया होते हैं, वो लोग सांस लेते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन कैसे बनती है, पानी के अंदर कैसे ऑक्सीजन हो जाती है, क्योंकि वो पानी के अंदर बंद रहती है पनडुब्बी, चारों तरफ से पैक रहती है, तो उसमें ऑक्सीजन कैसे बनती है। 4CO2 4 मॉलिक्यूल इस पे लेते हैं प्लस CO2 C होगा ये, फिर से लिख लेते हैं 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सीधी सी बात है 2K2CO3 प्लस 3O2, तो KO2 रिएक्ट कर रहे हैं तो सही बनना है, ऑक्सीजन निकल रहा है पूरा अच्छी खासी ऑक्सीजन निकल रही है, तो और किसी से चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो वो यौगिक कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2। KO2 कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, C, तो C वाला ही सही हो गया, जो सोच रहे थे वही सही हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा है, KO2। मिल गई हमें ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिल रही है, तो किसी और से चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। इसे बोलेंगे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, ये तो कहेंगे पनडुब्बियों में यूज होने वाला और ऑक्सीजन रिड्यूस करने वाला जो यौगिक है वो है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, और ये ऑप्शन है सी पर, तो सी सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, वो भी हम आपको जो है दे देते हैं अभी। इस तरीके के प्रैक्टिस सेट आपको डेली सॉल्व कराए जाएंगे, लगभग 1000 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होंगे उसमें से आपको 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन नॉर्मली मिल जाएंगे। ये हम श्योरिटी देते हैं 100%।
मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन सिलेक्ट करके खोजबीन करके आपको दिए जाएंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा डेली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।